अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त समीर। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के एक बहुत ही अहम तारीख़ी मकामात के अंदर। जो दोस्तों मेरे पीछे आप बोर्ड दिख रहे होंगे, ये जो मकबरा आज मैं आपको दिखाने वाला हूं दिल्ली की तारीख़ में बहुत ही अहम मकाम रखता है। हिंदुस्तान की सरज़मीन, हिंदुस्तान की पहली ख़वातीन शासक जिनका नाम था रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान के मकबरे को आज विज़िट करेंगे और उन्हीं के मकबरे के पास में एक छोटी सी तारीख़ी मस्जिद है, उसको विज़िट करेंगे। तो फ़िलहाल ये देखिए, बहुत ही तंग गलियों से, सदर बाज़ार की तंग गलियों से, तुर्कमान गेट की तंग गलियों से होते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, ढूंढते ढांढते रज़िया सुल्तान के टॉम की जानिब। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं अंदर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस मकबरे की लोकेशन बता देता हूँ। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास एक मोहल्ला है जिसे बुलबुली खाना कहते हैं। बुलबुली खाने के तंग गलियों के अंदर मौजूद है रज़िया सुल्तान का मकबरा, जहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुँचा जा सकता है और हम भी पहुँच चुके हैं। दोस्तों, अंदर जाने से पहले मैं आपको ये बोर्ड दिखा दूँ। ये हिंदुस्तान की जो पुरातत्व विभाग है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, उनका ये बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये रज़िया सुल्तान के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है। आप लोग इसको जूम करके पॉज करके पढ़ सकते हैं। लिखावट थोड़ी हल्की हो गई है। फ़िलहाल जूते उतार देते हैं, फिर चलते हैं अंदर मकबरे की जानिब। दोस्तों, जैसे ही हम लोग मकबरे के अंदर दाखिल होंगे तो सामने को पड़ती हैं दो कब्रें। यहाँ ये दो कब्रें पड़ती हैं, एक लेफ़्ट साइड पे कब्र है और एक राइट हैंड पे कब्र है। ये दोनों कब्रें, इसमें से जो लेफ़्ट साइड वाली कब्र है ये रज़िया सुल्तान की है, और बाएं हाथ पे जो कब्र है उसमें कब्र के ऊपर कुछ लोगों का इख्तलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कब्र रज़िया के जो बॉडीगार्ड थे, जो उनके सेक्रेटरी थे, याकूत, उनकी है। और कुछ लोग कहते हैं ये कब्र याकूत की ना होते हुए रज़िया की एक सहेली, एक फ्रेंड हुआ करती थी उस ज़माने में, शाजिया, उनकी कब्र है। तो कुछ लोगों ने कहा है इस मकबरे को रज्जो और शज्जो का मकबरा भी कहते हैं। रज्जी सज्जी या फिर रज्जो शज्जो का मकबरा। रज्जो यानी कि रज़िया, शज्जो यानी कि शाजिया। तो फिलहाल जैसे ही हम लोग इस प्रेमिसेस में दाखिल होंगे तो सामने तो कब्रें पड़ेंगी, और उसके बाद जो है लेफ़्ट साइड पे ये उनके ज़माने की तारीख़ी मस्जिद है। ये देखिए, पहले मैं आपको मस्जिद को एक्सप्लोर करके दिखा दूँ। माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये देखिए, बहुत ही शानदार और बहुत ही मजबूत मस्जिद है, और इसकी जो दीवारें उसी ज़माने की बनी हुई हैं। ये देखिए, मोटी मोटी कंक्रीट से दीवारों को सहारा देके बनाया गया है। पूरी तरफ से जो बाउंड्री वॉल की गई है, ये मोटे जो सैंड स्टोन होते थे लाल कलर के, उससे इसको सजाया गया है, सहारा दिया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद के अंदर अभी भी पाँचों वक्त की नमाज़ होती है। सबसे खुशी वाली बात ये है, ये मुसल्ला है जहाँ पर इमाम साहब इमामत करते हैं, और ये महराब है। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कोई मौलाना साहब, कोई सेक्रेटरी वगैरह या मुतवल्ली यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। ये नमाजियों के लिए पंखे का भी बंदोबस्त किया गया है, और कूलर भी रखा हुआ है। और ये छोटा सा वज़ू खाना है यहाँ पर, यानी कि नमाजी नमाज से पहले जो वज़ू बनाना मैंडेटरी होता है हमारे मुस्लिम कल्चर के अंदर, तो छोटा सा वज़ू खाना भी है। वज़ू के लिए पानी के 2 टैंकर भी रखे हुए हैं, और ये भी 2 किसी की अज्ञात कब्रें हैं, छोटी कब्रें। इसके बारे में कुछ बोर्ड नहीं लगा हुआ है, लेकिन इन कब्रों के बारे में ऑथेंटिकेशन है कि ये रज़िया सुल्तान की ही कब्र है। हालांकि काफ़ी सारे लोगों में इख्तलाफ है कि रज़िया सुल्तान की कब्र, कोई कहता है राजस्थान के टोंक में है, कोई कहता है कि रज़िया सुल्तान की कब्र कैथल में है, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना ये है कि रज़िया सुल्तान की कब्र ये वाली ही है। तो दोस्तों, माशाल्लाह तबारकल्लाह, मुझे नहीं पता था कि रज़िया सुल्तान की जो कब्र मुबारक है वो पुरानी दिल्ली में, दिल्ली 6 के अंदर शाहजहानाबाद में ही मौजूद है। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को बताया, वो बाहर जॉब करता है, तो उसके कहने पर ही मैंने रिसर्च करा, सर्च में पाया कि वाकई में रज़िया सुल्तान की कब्र जो है दिल्ली 6 के अंदर ही मौजूद है। तो फ़िलहाल इनकी जो ज़िंदगी रही, रज़िया सुल्तान जो थी हिंदुस्तान की तारीख़ की पहली मुस्लिम शासक रही हैं, पहली ख़वातीन थी जिन्होंने जो राजपाट था अपने हाथों में संभाला, हिंदुस्तान की कमान अपने हाथों में संभाली। अगर बात करें रज़िया सुल्तान की पैदाइश की, तो आपकी पैदाइश सन 1205 ईस्वी में इंडिया के उत्तर प्रदेश रियासत के बदायूं ज़िले में हुई थी। 1505 में आप पैदा हुई थी, 1540 में आपको कत्ल कर दिया गया था और आप फौत हो गई थी। आपकी ज़िंदगी जी बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी से, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी से घिरी रही है। आपके जो वालिद थे हिंदुस्तान के ग़ुलाम वंश के तीसरे शहंशाह, जिनका नाम था सुल्तान इल्तुतमिश रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो वली भी थे और एक हिंदुस्तान के बादशाह भी गुजरे हैं। ग़ुलाम वंश के तीसरे शहंशाह थे जब हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत की इब्तिदा हुई थी।
तो जो सुल्तान इल्तुतमिश थे वो अपने बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली की सल्तनत का वारिस बनाना चाहते थे, लेकिन भरी जवानी में ही वो फौत हो गए, उनका विसार हो गया। तो इल्तुतमिश का ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी बेटी रज़िया को राजपाट सौंप के जाऊँगा, क्योंकि रज़िया सुल्तान जो थी आम ख़वातीनों की तरह नहीं थी। जैसे कि अमूमन मुस्लिम्स के अंदर जो ख़वातीनें होती हैं पर्दे में रहती हैं, पर्दा नशी होती हैं, लेकिन आप पर्दा नहीं करती थीं और बहुत ही बहादुर और निडर थीं। बचपन से ही आपको घुड़सवारी का, तलवारबाजी का शौक़ था, और जो शौक़ मर्द करते थे वही शौक़ आप करती थी, लड़ना झगड़ना, और आप माशाल्लाह काफ़ी ताकतवर, कुव्वत भरी शख्सियत रही हैं। तो जब आपके वालिद का विसाल होता है इल्तुतमिश का, उससे पहले ही विसाल हो चुका होता है आपके जो बड़े भाई थे नसीरुद्दीन महमूद का, तो आपको गद्दी पे बिठाने की बात चल रही थी। लेकिन उस ज़माने में कुछ प्रजा में कुछ इख्तलाफ हुआ, लोगों ने इख्तलाफ किया कि नहीं, ये ख़वातीन को हिंदुस्तान संभालना मुनासिब नहीं होगा। तो फिर आपके एक बेटे और थे रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, सुल्तान इल्तुतमिश के छोटे बेटे थे रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, उनको गद्दी बिठा दिया जाता है। लेकिन सारा राजपाट संभाल रही होती जो सुल्तान इल्तुतमिश की दूसरी बीवी होती है, उनका नाम था शाह तुर्कान। शाह तुर्कान और उनके बेटे रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को दिल्ली की गद्दी का वारिस बना दिया जाता है। लेकिन सारी जो ताकत थी, सारी कुव्वत थी, वो शाह तुर्कान अपने हाथ में रखती हैं। इसमें आगे चलकर आवाम के अंदर, प्रजा के अंदर अख्तलाफ होता है, और जो प्रजा के लोग थे, दरबारी लोग थे, वो कत्ल कर देते हैं रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को और शाह तुर्कान को। फिर उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि गद्दी की जो बागडोर हो वो संभाली जाएगी, दी जाएगी रज़िया सुल्तान को। तो रज़िया सुल्तान की ताजपोशी होती है, रज़िया सुल्तान को दिल्ली की सल्तनत की बागडोर हाथ में दे दी जाती है। रज़िया सुल्तान अपने शासनकाल के अंदर लोगों के साथ बहुत इंसाफ़ी करती हैं, बहुत हक़ परस्त थीं, सबके साथ अदल इंसाफ़ बराबर से करती थी, और उनकी जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 4 साल की हुकूमत रही उनकी, 4 साल की हुकूमत में उन्होंने बहुत अच्छा जो है काम-काज चलाया। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एकदम मोड़ आता है जब उन्हीं के एक बॉडीगार्ड थे, उन्हीं के सेक्रेटरी थे, जो कि हबशी गुलाम थे, जिनका नाम था याकूत। याकूत से उनका नाम जोड़ा गया और उनको याकूत से मोहब्बत भी हो जाती है। तो ये बात प्रजा के लोगों को नागवार गुजरती है। इसी बीच में रज़िया सुल्तान की जो जंग होती है, भटिंडा के जो सरदार थे, उनका नाम था मलिक इफ्तिखारुद्दीन अल-तुनिया। उन्होंने दूसरे सूबेदारों के साथ मिलकर फ़ौज तैयार करी और रज़िया सुल्तान के लिए जंग छिड़ दी। उस जंग के अंदर जो है आपके जो हबशी गुलाम थे, जिनका नाम याकूत था, उनकी मौत हो जाती है और रज़िया सुल्तान अकेली रह जाती हैं। रज़िया सुल्तान को बंदी बना लिया जाता है। तो जो भटिंडा के सरदार थे मलिक इफ्तिखारुद्दीन एक ऑफ़र करते हैं रज़िया सुल्तान को कि आप मुझसे निकाह में शामिल हो जाएं, आपकी जान बख्श दी जाएगी। तो फिर उसके मुताबिक रज़िया सुल्तान राज़ी हो जाती हैं। जान बचाने की एवज़ में उनका निकाह पढ़ दिया जाता है मलिक इफ्तिखारुद्दीन अल-तुनिया से। उसके बाद उनकी ज़िंदगी चल रही होती है। लेकिन फिर एक ज़िंदगी में एक अहम मोड़ आता है कि आपके एक सौतेले भाई होते हैं रज़िया सुल्तान के, इनका नाम था बैरम शाह। बैरम शाह बगावत कर देते हैं दिल्ली की गद्दी के लिए, और उसके बाद फिर एक बार जंग होती है मलिक इफ्तिखारुद्दीन अल-तुनिया, रज़िया सुल्तान और बैरम शाह के बीच में घमासान की लड़ाई होती है। उस जंग में ये लोग हार जाते हैं। फिर रज़िया सुल्तान जो अपने शौहर के साथ में भाग जाती हैं, और रास्ते में ही उनको कैथल में घेर जाता है और वहाँ कत्ल कर दिया जाता है। कुछ रिवायत में आता है कि आपकी कब्र कैथल में है, और कुछ रिवायत में आता है कि आपकी जो कब्र है वो राजस्थान के टोंक ज़िले के अंदर है। बहुत सारी अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। लेकिन फ़िलहाल कई लोगों से मैंने पूछा कि ये कब्र यहाँ पर फिर इसकी क्या वजूहत है, तो बताया कैथल से उनके भाई बैरम शाह ने वहाँ से कब्र को तब्दील कर दिया गया था, शिफ्ट किया था। यहाँ से उनकी डेड बॉडी को निकाल कर दिल्ली लाए थे और इस जगह उनको मदफन किया गया है। तो दोस्तों, पहले बादशाहों की, राजा महाराजाओं की, महारानियों की इच्छा हुआ करती थी कि जिस जगह मेरा मकबरा बने, जिस जगह मुझे दफनाया जाए, उस जगह एक मस्जिद भी तामीर करा दी जाए, ताकि लोग यहाँ पर आकर नमाज़ पढ़ें और उसके बाद फातह पढ़ें और उनकी रूह को, उनकी कल्ब को सुकून पहुँचे। तो माशाल्लाह तबारकल्लाह दोस्तों, यहाँ पर आकर बहुत सुकून मिला। और रज़िया की स्टोरी सुनने के बाद मेरा दिल बहुत गमगीन हो गया, क्योंकि उनकी ज़िंदगी जो रही, उन्होंने शासनकाल चलाया सिर्फ 4 साल चलाया, यानी कि 1236 में उनकी ताजपोशी हुई थी। दिल्ली की सरजमी को उन्होंने संभाला था, अपने हाथों में लिया था, और 4 साल में उन्होंने बहुत सारे लोगों के दिल जीता, क्योंकि उनके अंदर बहुत अच्छी सलाहियत थी कि शासन को कैसे चलाना है, आवाम को कैसे संभालना है। मर्दों की तरह बेझिझक फैसले लेती थी, एक बोल्ड लेडी थी उस ज़माने की, और बहुत बहादुर थी। तलवारबाजी, तीरंदाजी, हर हुनर आपको हासिल था, सलाहियत थी आपको इन सब चीज़ों के ऊपर। तो दोस्तों, दुआ करते हैं कि रज़िया सुल्तान के रूह को सुकून पहुँचे, उनके दर्जात को बुलंदी दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमाए। तो दोस्तों, ये कहानी थी रज़िया सुल्तान की ज़िंदगी की, जो दिल्ली की पहली मुस्लिम शासक रही हैं, पहली ख़वातीन शासक रही हैं।
दोस्तों अगर ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही खूबसूरत से ब्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा। जब तक अपना और अपने LOL का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।